फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूर चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की हमारी चैप्टर फर्स्ट है जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति अर्थात फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसको हम रीड करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी चैप्टर ना मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अगर आप अच्छे से इसको रीड आउट करेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति बताइए, फ्रांस में क्रांति कैसे हुई। ठीक है, यानी फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्रांति कैसे होती है। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता दूं कि जो फ्रांस है, ठीक है, ये जो फ्रांस है ना, फ्रांस ये एक देश है। ठीक है, यूरोप का क्या है, यूरोप का एक देश है, यूरोपीय देश है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। वहाँ क्रांति क्या कैसी हुई। तो 14 जुलाई सन 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। ठीक है, यहाँ पहले बस क्या बताया जा रहा है कि 14 जुलाई सन 1789 की जब सुबह सुबह ही पेरिस में आतंक का माहौल रहता है। क्या होता है आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आप यहीं भारत में ही हैं। ठीक है, और 14 जुलाई सन 1789 चल रही है। ठीक है, तो वहाँ पेरिस पेरिस क्या है, जो फ्रांस है ना, फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, जैसे कि हमारी भारत की राजधानी कैपिटल क्या है, दिल्ली है, ऐसे ही फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। तो वहाँ उसकी राजधानी में क्या रहता है, सुबह सुबह 14 जुलाई सन 1789 के दिन 14 जुलाई है और सन 1789 ईस्वी है। ठीक है, तो उसमें जो है ये आतंक का माहौल रहता है। ठीक है, पेरिस में। तो वहाँ क्या होता है, सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। ठीक है, यानी कि जो वहाँ सम्राट है, ठीक है, वहाँ का जो राजा है ना, वो सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। ठीक है, यानी कि जाओ शहर में घुस जाओ। और अफवाह क्या रहती है, अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। ठीक है, और अफवाह क्या रहती है, मतलब अफवाह मतलब क्या, मतलब सब सोचते हैं मतलब इधर की बात उधर, ऐसे मतलब अफवाह रहती है कि जो वहाँ का सम्राट है वो उसने बोला है कि जाओ शहर में ही जाओ और सभी को नागरिकों पर गोलियां चला दो, ऐसी अफवाह थी। मगर असल में क्या है, चलिए देखते हैं। लेकिन लगभग 7,000 मर्द, ठीक है, 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना गठन करने का निर्णय किया। ठीक है, क्या किया, अब 7,000 मर्द और औरतें जो हैं ये एक कस्बे के हॉल में, ठीक है, एक हॉल है वहाँ पर सभी लोग एकत्र हो गए और उन्होंने एक जन सेना, ठीक है, यानी जनता द्वारा बनाया गया सेना, एक जन सेना का गठन करते हैं और कहते हैं। और उन्होंने क्या निर्णय लिया, हथियारों की खोज, वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अब हथियारों की खोज के लिए कि अब अगर सम्राट जो है हमें अगर सेना द्वारा हमें मरवाना चाहेगा तो हम भी मतलब उन पे आक्रमण करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब जबरन जो भवनों में, जहाँ सरकारी जो भवन है वहाँ जबरन प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, घुस जाते हैं। अब उसके आगे क्या होता है, अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ता है और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। अब क्या होता है, अब वहाँ सैकड़ों लोगों का एक समूह, यानी कि समूह में जाते हैं ना, तो सैकड़ों लोगों का यानी लगभग 100-200 लोगों का एक समूह जाता है पेरिस नगर में, यानी उसकी राजधानी में जाता है। उसकी राजधानी के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ता है, पूर्वी भाग की ओर चल पड़ता है। और वहाँ बास्तिल, जो बास्तिल क्या रहता है, वहाँ एक किला रहता है। ठीक है, उस पे उसको किले को तोड़ डालते हैं। क्या रहता है, वो राजा का किला रहता है। ठीक है, तो उसको तोड़ डालते हैं। और जहाँ यह मतलब सुना मतलब पता चलता है कि वहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ उसको तोड़ डालते हैं। ठीक है, और हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा जाता है और कैदी छुड़ा लिए जाते हैं और उनकी संख्या केवल 7। ठीक है, और क्या होता है, कैदी छुड़ा लिए जाते हैं यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 रहती है। ठीक है, यानी कि अब क्या होता है, उन्होंने जाते हैं बास्तिल की किले जो रहती हैं उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, और वहाँ से गोला बारूद मिलने की संभावना रहती है, इसलिए वहाँ जाते हैं और तोड़ देते हैं। और वहाँ का जो कमांडर रहता है, ठीक है, बास्तिल जो किला है वहाँ का जो कमांडर रहता है उसको मार देते हैं। और जो वहाँ की कैदी रहते हैं, ठीक है, कैदी बंद रहते हैं उसके अंदर, किले के अंदर, तो उसकी उसको छुड़ा देते हैं। ठीक है, और जिनकी संख्या कितनी रहती है, 7 रहती है जिनकी संख्या। ठीक है, अब देखते हैं, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण वास्तविक किला लोगों की घृणा का केंद्र था। अब उन्होंने क्यों तोड़ा था, जो सम्राट था ना, जो लुई 16वां था, अभी हम पढ़ेंगे, जो सम्राट था, ठीक है, उसका मतलब उसका वो किला था। ठीक है, उसके निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था कि वह निरंकुश है, तो ऐसे इसीलिए उन्होंने उसको तोड़ डालते हैं। ठीक है, जो जनता रहते हैं, तो इसलिए किले को ढहा दिया गया यानी तोड़ दिया गया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संयोजना चाहते थे। ठीक है, अब किसको बेच दिया गया, वहाँ के जो अवशेष अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए जाते हैं जो मतलब
उसके स्मृति चिन्ह के तौर पर उसको रखना चाहते हैं, ठीक है, उनको भेज दिया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है कि इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए और अधिकांश जनता पावरोटी की कीमतों का विरोध कर रही थी, ठीक है। अब क्या होता है वहाँ पर जो पेरिस है, ठीक है, वहाँ की जो राजधानी है, वहाँ पर देहाती मतलब जो गाँव वाले हिस्से हैं, ठीक है, विलेज वाले जो हिस्से हैं, वहाँ पर काफ़ी संघर्ष हुए, ठीक है। और अधिकांश जो जनता रहती है तो वो क्यों मतलब संघर्ष करती है, क्यों वो क्यों मतलब वो करती है, तो अधिकांश जो जनता रहती है वो पावरोटी की ये महंगी कीमतें, ठीक है, पावरोटी जो रहती है वहाँ की खाद्य सामग्री है, ठीक है, तो वहाँ की उसकी बढ़ती कीमतों के कारण वह विरोध कर रही थी, ठीक है। तो वो बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहास ने इसे लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनके परिणित फ्रांस में सम्राट को फांसी दिए जाने पर समाप्त हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को नतीजे उम्मीद नहीं थे। ऐसा क्या क्यों हुआ और कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो अब पूछेगा आपके एग्जाम में कि मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, मान लीजिए एमसीक्यू बेस्ड पर, तो आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है, 14 जुलाई सन 1789, ठीक है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब होती है, 14 जुलाई सन 1789, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, चलिए। तो यहाँ देख लीजिए बास्तिल का ध्वंस, ये क्या, ये किला है बास्तिल का, ठीक है, उसको ये देखिए ये सब इनको तोड़ रहे हैं, ये बास्तिल का किला है, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, ठीक है, वो तो बात का बता रहा था, अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी 18वीं शताब्दी यानी कि लगभग 1720 की ईस्वी में, 1780 या 85 की ईस्वी, ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो ठीक है, तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ठीक है। तो अब देखते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हमारा फ्रांसीसी समाज कैसा रहता है। तो सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुईस 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, ठीक है। यानी कि कब हुआ आसीन, अब ये नोट करने वाली चीज़ है, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो सन 1774 में बुर्बो राजवंश, किस राजवंश का, बुर्बो राजवंश का लुईस 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन होता है, ठीक है। उस समय उसकी उम्र कितनी होती है, उस समय जो उसकी उम्र रहती है केवल 20 साल थी, ठीक है, 20 ही साल में वो राजा बन गया था, ठीक है। क्योंकि क्यों ऐसा होता था, वहाँ वंशानुगत तौर पर राजाएं बनते थे ना, ठीक है। तो इसलिए वो 20 साल का जब था, वो लुईस 16वां सन 1774 में बुर्बो राजवंश का था, तो वो वहाँ की राजगद्दी पर बैठता है, ठीक है। जिस समय उसकी जो उम्र रहती है 20 साल रहती है, और उसका विवाह भी हो गया रहता है, ठीक है। तो उसका विवाह किसके साथ होता है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनियट से, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन यहाँ से लेके मेरी एंटोनियट से हुआ था, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। तो क्या होता है जब राज्यारोहण होता है तो उस समय जो वहाँ के राजकोष रहता है, ठीक है, सोना चांदी जितने भी खाली रहती हैं। क्यों होता है, चलिए देखते हैं। तो लंबे समय तक चली युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। अब जो फ्रांस है, ठीक है, वहाँ मतलब लंबे समय से युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, इसलिए हमारा जो होता है वहाँ युद्धों के कारण वहाँ के जितने भी वित्तीय संसाधन थे, ठीक है, हमारे वित्तीय संसाधन थे वे नष्ट हो चुके थे, ठीक है। और वर्सराय जो था, वर्सराय के विशाल महल, वर्सराय में जो उसका महल था राजा का, तो राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्चे की बोझ अलग से थी, यानी कि वहाँ भी फिजूल खर्चे की बोझ अलग से थी, ठीक है। तो लुईस 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को सादा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। देखिए यहाँ बताया जा रहा ना, अब मतलब क्यों वहाँ का राजकोष खाली हो गया था, तो वहाँ पहली तो वहाँ मतलब युद्धों के चलने के कारण, ठीक है, लंबे समय से युद्धों चलने के कारण, और वहाँ की जो वारसराय के जो विशाल महल थे, उसकी राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची थी, उसका वो अलग था, इसलिए वहाँ के वित्तीय संसाधन नष्ट हुए। और तीसरा पॉइंट, लुईस 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका जो फ्रांस था उसने 13 उपनिवेशों को शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराया। तो आप जानते ही हैं जब जब हमारा युद्ध होता है तो उसमें काफ़ी पैसे लगते हैं, तो इसलिए वहाँ के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। तो इस युद्ध के चलते, ठीक है, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीरवे, ठीक है, 10 अरब लीरवे, ये आप नोट कर लीजिएगा, 10 अरब लीरवे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लीरवे क्या होता है, ठीक है। तो कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। कितने लीरवे, 10 अरब लीरवे का कर्ज और जुड़ गया। क्या हुआ, क्योंकि उसने जो अमेरिका के 13 उपनिवेशों को शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराया था, ठीक है। तो सरकार जो थी, सरकार ने कर्जदाताएं अब 10% की
ब्याज का मांग करने लगे थे। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, फ्रांसीसी जो सरकार रहती है, ठीक है, फ्रांसीसी जो सरकार रहती है अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने में मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव और राज दरबार और सरकारी कार्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई और यह कदम भी नाकामी थी। अब क्या हुआ, वहाँ के जितने भी वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, ठीक है, पैसे की कमी आ गई थी। तो अब क्या करेगा जो राजा रहेगा, अब क्या करेगा, कर बढ़ाएगा। अब जनता से पैसे वसूलेगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, कर बढ़ाता है, ठीक है, मगर ये भी उसके लिए कम ही रहता है, ठीक है, नाकाफी रहता है। ठीक है, तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी जो समाज रहता है वे 3 स्टेट में बढ़ जाता है और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही, जनसाधारण ही कर अदा करते हैं। अब क्या होता है, जब इसके कारण जब वो कर बढ़ा देता है, ठीक है, तो जो फ्रांसीसी जो समाज रहता है वहाँ की, वो 3 स्टेट में मतलब बढ़ जाती है। कौन कौन से वे 3 स्टेट रहते हैं, और जो तीसरा स्टेट रहता है वही केवल कर अदा करता है, ठीक है, जनसाधारण कर अदा करता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख लेते हैं कि जो कितने स्टेटों में बटा था, तो 3 स्टेटों में। तो पहला जो स्टेट था वो प्रथम स्टेट था। प्रथम स्टेट में कौन से वर्ग आते थे, पादरी वर्ग, ठीक है, पादरी मतलब पादरी जो होते हैं, जो चर्च या चर्च उर्च के, ठीक है, पंडित होते हैं हम कह सकते हैं, उनके पूजा पाठ करते हैं जो वहाँ चर्च उर्च के, तो वे हमारे होते हैं पादरी वर्ग, ठीक है, वे सब। तो उसके बाद हमारा द्वितीय स्टेट क्या था, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में कौन कौन से आते हैं, जो अमीर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वे सब हमारे कुलीन वर्ग, ठीक है, कुलीन जो धनी होते हैं। इनको, इन दोनों पादरी और कुलीनों को जन्म से मतलब मिलने के कुछ अधिकार अधिक प्राप्त है, ठीक है, जैसे कि सामंती कर ये लोग और सारे लेते थे। ठीक है, अब तृतीय स्टेट जो रहता है ये सबसे गरीब रहता है। ठीक है, अभी तृतीय स्टेट में भी हम देखेंगे। तृतीय स्टेट में हमारा क्या रहता है, तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी और अदालती कर्मचारी और वकील, ये तीनों आते थे। और दूसरे में आते थे किसान और कारीगर आते थे। और तीसरा जो सबसे निचली इसमें था, निचली मतलब प्रजाति में, तो तीसरा कौन था, छोटे किसान थे, भूमिहीन मजदूर थे और नौकर थे। ठीक है, अब स्टेटों का समाज हमने देख लिया, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ नए शब्द हैं, तो जिसको मैंने ऊपर बताया था कि आपको लिरवे बताता हूँ, लिरवे क्या होता है। तो फ्रांस की मुद्रा है, ठीक है, लिरवे क्या है, फ्रांस की मुद्रा है, जिसको सन 1794 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब नहीं है। अब वहाँ जो तब मतलब जब ये चल रही थी क्रांति सन 1789 में, ठीक है, उसके उत्तरार्ध में, तो ये वहाँ की क्या थी, मुद्रा थी, पैसा थी। ठीक है, जो 1794 में बंद कर दिया गया, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। अब इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर एस्टेट क्या है, एस्टेट क्रांति के पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, ठीक है, सत्ता एवं वहाँ की सामाजिक जो हैसियत है उसको अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है। अब पादरी वर्ग क्या थे, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था, एक पादरी वर्ग। ठीक है, जो चर्च के विशेष कार्यों को करते हैं। ठीक है, अब टाइद क्या है, अभी हम आगे देखेंगे यहाँ टाइद के बारे में। फिर मैं आपको वैसे बता देता हूँ, टाइद क्या है, चर्च द्वारा वसूले किए जाने वाला कर। यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ठीक है, और टाइल और टाइड में अंतर आप इसको आप नोट कर लीजिएगा पक्का, ये जरूर 1 नंबर का उसमें पेपर में एग्जाम में आता है। ठीक है, तो टाइल क्या होता है, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर होता है। ठीक है, और टाइड यह हमारा चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला, यानी कि पादरी वर्ग द्वारा वसूल किए जाने वाला कर होता है। ठीक है, यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम कहाँ थे, हम देखते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी जो समाज थी वो मध्यकालीन सामंती व्यवस्थाओं का अंग था। ठीक है, प्राचीन राजतंत्र आपको पता है ना, राजाओं द्वारा तंत्र, राजाओं द्वारा मतलब चलने वाला शासन, या राजाओं का तंत्र, यानी कि राजाओं द्वारा किए जाने वाला शासन, राजतंत्र। तो प्राचीन जो राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 में पहले के फ्रांसीसी समाज के एवं संस्थाओं के लिए होता था। ठीक है, उसके बाद ये क्रांति हुई, फिर ये समाप्त हो गए थे। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो चित्र 2 में फ्रांसीसी सरकार की व्यवस्थाओं को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। अब यहाँ हम देखते हैं, देखिए जो हमारे तीसरे वर्ग के हैं, अब सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, ठीक है, बहुसंख्यक हमारी कौन है, यहाँ 90% किसान है थे। ठीक है, और लेकिन जो ज़मीन के मालिक थे, मतलब जिनके पास मतलब कहने के किसान थे, उसमें भी 90% किसान थे सबसे ज़्यादा, और उसमें भी जिनके पास ज़मीन थे, ज़मीन के मालिक वाले किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्चों और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। ठीक है, यानी कि लगभग 40%, 30%, ठीक है, 30% खाली
मतलब 90% में से 30% केवल हमारे जो किसान थे उनके पास उनका ज़मीन था, ठीक है। बाकी जो हैं वो सामंती व्यवस्था के अधीन थे, ठीक है। तो जो प्रथम दो स्टेट थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, उनको उनको कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या थे? राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट। तो आप इसको पक्का नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लेके प्रथम दो स्टेट को कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट, ठीक है। आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक प्रथम देखिए, यहाँ से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा आगे क्या आता है? वह किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। सामंती कर क्या था? सामंती की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे मतलब जो वो थे ना, पाल या कुलीन अपने ज़मीन को देख कर उनसे काम करवाते थे और उनसे सामंती कर मतलब लेते थे, ठीक है। तो किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घरों में, खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। तो वे और क्या करते थे? मतलब किसान जो थे या पादरी मतलब जो कुलीन थे उनके घरों में काम भी करते थे, ठीक है। और उनके जितने भी मतलब काम रहते थे वैसे तो करते थे, उनके खेतों में काम करते थे और उनके जो अन्य काम भी रहते थे वो भी उनको करना पड़ता था, ठीक है। तो आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है, जो किसान थे उनको मतलब उनको खेतों में काम करने के अलावा और कौन कौन से वो कार्य करते थे। तो आप इसको लिख लीजिएगा। किसान जो थे अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घरों खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि करने के लिए बाध्य थे, ठीक है। तो इसको भी हम नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा है चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा लेता था, जिसे हम टाइद यानी कि धार्मिक कर, टाइद का अर्थ क्या होता है? धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। अब चर्च भी वसूलता था। बेचारे तीसरे जो स्टेट के जो किसान थे उनका तो बहुत बुरी हालत था उस समय, ठीक है। तो ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों का सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। अब इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। अब देखिए वहाँ महंगाई भी बढ़ा रहे हैं, उसमें भी कर ले रहे हैं। तो अब चलिए देखते हैं। तो लेते थे। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी, ठीक है। यानी जो राज्य था उसका सारा वित्तीय बोझ सारा वो करों से अदा करते थे, ठीक है। जो जनता वहाँ की थी उस समय उस जनता की उसकी बहुत बुरी हालत थी। तो आगे देखते हैं। हम देख सकते हैं, ये देखिए एक ये क्रूर एक वो है। उसके बाद ये हमारे किसान है, इनको देखिए क्या दे रहा है, सलाद वलाद सब चीज़ ले जा रहा है ये खाने के लिए, देखिए कितना क्रूर है। तो अब हम इसके आगे देखते हैं, ये क्या है? जीने का संघर्ष। हम जीने का संघर्ष देखते हैं, ठीक है। तो अब हम इस पर पढ़ेंगे। फ्रांस की जो जनसंख्या थी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फ्रांस की जो जनसंख्या थी सन 1715, कब? सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, ठीक है। यानी कि जो फ्रांस की जो जनसंख्या थी ना वो 2.3 करोड़ थी सन 1715 में, जो कि सन 1789 में, ठीक है, 2.8 करोड़ हो गई। यानी कि वहाँ भी जनसंख्या का विस्फोट हुआ, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी। तो इसके परिणामतः क्या हुआ? अनाज के जो उत्पादन थे, अब मान लीजिए, ठीक है, ये अब क्या होगा? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने वाले बढ़ेंगे, मतलब पेट बढ़ेगा। जब पेट बढ़ेगा तो मतलब भोजन चाहिए उनको। तो अब क्या होता है? वहाँ खाने का भी अकाल पड़ जाता। तो चलिए देखते हैं, इसको हम नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में 2.8 करोड़ हो गई, ठीक है। आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके परिणामतः क्या होता है? परिणामतः अनाज का जो उत्पादन की तुलना में उनकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। अधिकांशतः लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी थी, यानी वहाँ की जो मुख्य खाद्य क्या थी? पावरोटी थी। कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी जो थी मालिक ही तय करते थे। अब क्या होता था? जितने भी वहाँ कामगार थे, मजदूर थे, वे मजदूरी जो करते थे और उनका पैसा भी वो मालिक ही तय करता था, पैसा और समय, ठीक है। अब देखिए कितना वो करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। फलस्वरूप क्या होता? अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब बद से बदतर हो जाती थी जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। इसमें रोजी रोटी का भी संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान काफ़ी आम थे, ठीक है। तो जीविका संकट क्या होता है? यहाँ नए शब्द आए हैं। तो ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने की न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीविका संकट। अनाम क्या होता है? जिसका नाम मालूम नहीं होता, ठीक है। अब हम इसको पढ़ने के बाद हम देखते हैं आगे। हम तो आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। फिर अब हम देखते हैं उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना कैसे की, ठीक है। आप उनकी कल्पना कैसे की? उभरते जो मध्यम